नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन न्यूज के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गिफ्ट डीड की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। गिफ्ट डीड एक दस्तावेज होता है जो एक दूसरे शख्स को बतौर गिफ्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में इस्तेमाल होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक गिफ्ट के तहत आवासीय संपत्ति का ट्रांसफर एक दस्तावेज अथवा इंस्ट्रूमेंट के तहत होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत घर गिफ्ट के तौर पर देने के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करवाना पड़ता है, जिस पर उस शख्स के दस्तखत होते हैं जो प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहा है। इसके अलावा दस्तावेज को 2 गवाहों से भी अटेस्ट करवाना पड़ता है। इसका मतलब है कि कोई शख्स ऐसे ही किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देने का फैसला नहीं कर सकता। इसके लिए उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जैसा कि सेल डीड के मामले में होता है। गिफ्ट डीड को सब रजिस्ट्रार दफ्तर में रजिस्टर करवाना पड़ता है। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को बतौर गिफ्ट दे रहे हैं या देना चाहते हैं, उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि जैसे ही गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होगी, मालिक का उस संपत्ति से स्वामित्व खत्म हो जाएगा। आयकर नियमों के मुताबिक 1 साल में किसी शख्स को जो गिफ्ट्स मिलते हैं उन पर पूरी तरह से छूट है, लेकिन 1 साल में इन गिफ्ट्स की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। गिफ्ट डीड की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानून विशेषज्ञ गुंजन कुमार। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन पर उनसे राय ले सकते हैं। गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। तो किसी भी तरह की राय अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर फटाफट कॉपी और पेन उठाकर नोट कर लीजिए। 0120612796 0120612796 गिफ्ट डीड से जुड़ी कानूनी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं और हम सवालों के इस सिलसिले को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर गिफ्ट डीड से जुड़े जो सवाल हैं या आपकी जो परेशानियां हैं उनको आप कैसे समझ सकते हैं। अगर कोई आपके अंदर सवाल खड़े हो रहे हैं तो आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। गुंजन जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस जो गिफ्ट डीड है इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएं, ताकि वो पूरी तरह से इसे समझ सकें और अगर उनके मन में कोई सवाल उठ रहे हैं तो वो उसके बारे में भी आपसे पूछ सकें। गौरव जी, गिफ्ट डीड जैसा कि भी आपने शुरुआत में बताया जी, गिफ्ट डीड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एक सर्टेन प्रोविजंस हैं जिसके तहत गिफ्ट डीड बनाया जाता है और गिफ्ट प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का एक तरीका है। प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो जैसे कि गाड़ियां वगैरह हो या इमूवेबल हो जैसे जमीन, चाहे वो रिहायशी हो या गैर रिहायशी जी। तो आपकी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करने का एक माध्यम है। जैसे हम सेल डीड के द्वारा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं जी, उसी तरीके से गिफ्ट डीड के द्वारा भी हम अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं जी। फर्क जो सेल डीड और गिफ्ट डीड के बीच है वो कंसिडरेशन का होता है जी। अर्थात ये है कि जब सेल डीड होती है तो उसमें खरीदार जो बेचने वाला है उसे पैसे देता है और उस पैसे के एवज में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। जी जी। उसके उलट गिफ्ट डीड के अंतर्गत पैसे का लेन देन नहीं होता। तो यहाँ पे जो खरीदार और जो बेचने वाले हैं, सेलर हैं, उनको यहाँ डोनर और डोनी कहा जाता है जी। तो जिसने दान दिया, जिसने गिफ्ट किया वो डोनर हो गया, जिसको मिला वो डोनी हो गया। और इसमें जो फर्क है एक सेल डीड और एक गिफ्ट डीड में, वो मुख्यतः कंसिडरेशन का फर्क है जी। तो आप अपनी मूवेबल या इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी आप किसी को भी गिफ्ट में दे सकते हैं जी, बिना किसी पैसे की लेन देन के। और ऐसा दस्तावेज जिसमें बिना पैसे की लेन देन के द्वारा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है उसे हम गिफ्ट डीड कहते हैं, मुख्यतः ये बात। लेकिन जो आपने डोनर और डोनी की बात कही, इन लोगों को पता ही नहीं होता, बहुत सारे लोगों को, कि कैसे ये गिफ्ट डीड तैयार की जाती है, कैसे बनाई जाती है। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी देखिए, जो गिफ्ट डीड होता है मुख्यतः उसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जी। गिफ्ट डीड के अंतर्गत आपको ये लिखना होता है कि डोनर कौन है जो ये गिफ्ट दे रहा है, डोनी कौन है, यानी किसको दिया जा रहा है। ये 2 लोगों की जो पहचान है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए जी।
डोनर और डोनी के बाद उसमें ये लिखना आवश्यक होता है कि इस पर्टिकुलर कागज के अंदर, इस गिफ्ट के अंतर्गत पैसे का लेन देन नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे लिखने की आवश्यकता होती है जी कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के तहत किसी भी तरह के पैसे का लेन देन नहीं हुआ। दूसरी बात, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसके अंदर किसी तरह का कोई कोर्शन नहीं है डोनी के द्वारा डोनर के ऊपर, कि वो कोई इसमें प्रभाव का उत्पन्न इसमें उपयोग नहीं किया और डोनर अपनी स्वेच्छा से ये प्रॉपर्टी दे रहा है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है शेड्यूल, उसका उस पर लिखा होना बहुत आवश्यक है कि प्रॉपर्टी क्या दिया जा रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होना चाहिए जी। इसके अलावा गिफ्ट डीड के ऊपर 2 विटनेस के साइन आवश्यक है जी, तो उन्हें आवश्यक रूप से साइन करवाना होता है। और एक और चीज आवश्यक होता है, वो है एक्सेप्टेंस बाय द डोनी जी। तो डोनी की एक्सेप्टेंस गिफ्ट डीड पे लिखी होनी चाहिए। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो गिफ्ट डीड वैलिड नहीं मानी जाती जी। इसमें एक पेश यहाँ भी गुंजन जी फंसता है कि इसकी चुनौती का भी कई बार मामला सामने आता है, तो क्या इस गिफ्ट डीड को चुनौती भी दी जा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल दी जा सकती है। जैसे कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि गिफ्ट डीड बन गया और उस व्यक्ति का देहांत हो गया और उसके बाद उसके परिवार वाले उसको चुनौती देते हैं। और जो चुनौती है वो मुख्यतः 2-3 चीजों के इससे होती है। एक तो गिफ्ट डीड, एक कॉन्ट्रैक्ट है। सिर्फ फर्क जो है कॉन्ट्रैक्ट और एक गिफ्ट डीड के अंतर्गत वो है कंसिडरेशन। बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है जी, लेकिन बिना कंसिडरेशन का गिफ्ट डीड वैलिड होता है और कंसिडरेशन होने तो वो गिफ्ट नहीं रह जाता। तो एक तो ये फर्क है जिसको देखना। तो हर वो ग्राउंड जिसके तहत एक कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज किया जा सकता है, उसी हर वो ग्राउंड गिफ्ट डीड पे भी अप्लीकेबल होता है, उस पर लागू होता है। तो कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो बंदा जिसने गिफ्ट दिया वो इस गिफ्ट को देने के लिए सक्षम नहीं था उस वक्त, जैसे बीमारी हो जाए या किसी तरह से वो अक्षम था, तो उस ग्राउंड पे आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। या वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो चैलेंज हो सकता है, या डोनी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो चैलेंज हो सकता है, या इस ग्राउंड पे भी चैलेंज हो सकता है कि डोनी ने डोनर के मरने के बाद एक्सेप्ट किया तो भी वो चैलेंज हो सकता है और वो गिफ्ट डीड वॉइड माना जाता है। तो गिफ्ट डीड को भी चैलेंज करने के कई सारे ग्राउंड हैं जो उसमें एप्लीकेबल होते हैं। बट एक ही चीज है, जैसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की तरह हम इस गिफ्ट डीड को चैलेंज कर सकते हैं। उसमें 2 फर्क आ जाता है। एक कि कंसिडरेशन एक ग्राउंड नहीं होगा, तो नॉन कंसिडरेशन मतलब कोई पैसे नहीं दिए गए उस ग्राउंड पे गिफ्ट डीड चैलेंज नहीं होगा। लेकिन वो इस चीज पे चैलेंज हो सकता है कि ये जो गिफ्ट है वो डोनी ने एक्सेप्ट नहीं किया। जी जी बिल्कुल। ये भी सवाल उठता है कि गिफ्ट डीड दे कौन सकता है? क्या कोई भी दे सकता है या कुछ खास लोग इस फेहरिस्त में आते हैं कि वही लोग केवल दे सकते हैं? नहीं, गिफ्ट कोई भी दे सकता है, बस उसकी कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि गिफ्ट अंततः एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? एक जो साउंड माइंड का हो, यानी उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो, या जो मेजर हो यानी वो बालिग हो, या वो व्यक्ति गिफ्ट कर सकता है जिसके पास प्रॉपर्टी है। मतलब मैं अपनी प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर सकता हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं कर सकता। तो कोई भी व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो गिफ्ट भी कर सकता है जी। बस उसे उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उसके ऊपर होना चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर सकता है, किसी और की प्रॉपर्टी का गिफ्ट नहीं कर सकता जी। बिल्कुल गुंजन जी, बहुत बेहतरीन बातें आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, और मुझे लगता है कि गिफ्ट डीड को लेकर जो भी कंफ्यूजन होगा अगर हमारे दर्शकों के बीच में, तो वो बिल्कुल साफ होता जा रहा है जिस तरह से आप समझा रहे हैं। हम यहाँ ये भी समझना चाहेंगे गुंजन जी कि जो गिफ्ट डीड पर जो इनकम टैक्स लगता है वो कितना है? देखिए, गिफ्ट डीड पे जैसा कि आपने बहुत शुरुआत में अच्छे से बताया कि 50,000 रुपए तक की अगर गिफ्ट है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। किंतु 50,000 के ऊपर जो वैल्यू है वो आपके इनकम में जुड़ जाता है, और आप जिस भी टैक्स स्लैब में आएंगे 10%, 20%, 30%, जिस टैक्स स्लैब पे आप आते हैं जी, उस स्लैब के हिसाब से उसके ऊपर गिफ्ट के ऊपर इनकम टैक्स लग जाता है जी। तो जो 50,000 के अमाउंट है उस तक टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर गिफ्ट डीड से संबंधी हम बातें कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। गुंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुंजन जी, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गिफ्ट कर देता है अपनी प्रॉपर्टी को, तो क्या ऐसा भी कुछ प्रावधान है कि उस गिफ्ट दी हुई प्रॉपर्टी को हम वापस भी ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल एक प्रावधान है, लेकिन उस प्रावधान का उपयोग गिफ्ट करते वक्त करना हो। थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे गुंजन जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय कुमार, उनका एक सवाल है, वो सवाल ले लेते हैं। अजय जी, स्वागत करते हैं आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
मैं ये जानना चाह रहा था कि गिफ्ट जो है, जैसे हम किसी अपने रिश्तेदार को देते हैं तो उसका क्या मतलब ये है? जी गुंजन जी, सवाल थोड़ा सा क्या मतलब वो प्रावधान को शायद सुन बहुत नहीं बड़ा- पाए, उन्होंने अभी भी टेलीविजन शायद ऑन किया है, तो वो समझ नहीं मैं पाए फिर कि से बता देता कैसे हूँ। दे सकते हैं। गिफ्ट आप किसी को भी कर सकते हैं, अपने किसी रिलेटिव को कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एक चैप्टर है और सेक्शन 123 से शुरुआत होती है, जिसके तहत गिफ्ट किया जाता है जी और उसके लिए आपको एक डीड बनाना पड़ता है। आप मूवेबल या इमूवेबल हर दोनों तरह की प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर सकते हैं। और इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और मूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। अगर आप उसका हैंड ओवर कर देते हैं, यानी आप उसको दे देते हैं, तो उसमें मैंडेटरी। ये बहुत संक्षिप्त में बताया, क्योंकि मुझे उनका सवाल बड़ा बहुत वाइड लगा, मतलब ये पूरे सब्जेक्ट को कवर करने वाला। जी 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 अजय जी, आप apnnews.com पर भी जा सकते हैं और वहां पर वीडियोस पड़े होंगे। अगर आप पूरी तरह से नहीं सुन पाए तो उसमें सारी डिटेल्स मौजूद होगी, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं जितनी भी बार आपको जानकारी लेनी हो। और इसके साथ ही आप लाइव भी हमें सुन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं गिफ्ट डीड को लेकर और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आपको सारे सवालों के जवाब मिलते जा रहे हैं। गुंजन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हर सवाल का बहुत बारीकी से जवाब दे रहे हैं। गुंजन जी, हम ये भी समझना चाहेंगे, अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी जा रही है तो क्या डीड को रजिस्टर्ड कराना भी जरूरी होता है, और क्या इस पे स्टैंप ड्यूटी भी लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। गिफ्ट डीड में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, और जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है तो इस पे दो प्रोविजन लग जाते हैं। एक तो सेक्शन 17 है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, जो ये कहता है कि गिफ्ट डीड रजिस्टर होना चाहिए। और दो चीजें होती है, एक होता है रजिस्ट्रेशन और एक होता है स्टैंप ड्यूटी। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि दो तरह की चीज प्रॉपर्टीज का आप ट्रांसफर करते हैं जी। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक मूवेबल प्रॉपर्टी। जी गुंजन जी, तो पवन हमारे साथ जुड़ गए, एक दर्शक जुड़ गए। हम थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे, पवन जी के जवाब के बाद फिर हम आपसे इस बात को पूरा करवाएंगे। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राजस्थान से हम बता दें अपने दर्शकों को, पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, अपना सवाल पूछिए। सर, मैंने वसीयत पर एक प्रॉपर्टी ली थी और वसीयत को मैंने रजिस्टर्ड करवाया था तहसील में, और जिसने मेरे को वसीयत लिखी वो स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी थी उसकी, जिसने मेरे को वसीयत की, तो वो खत्म भी हो गया, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम में हो गई। तो अब उसके कोई परिवार वाले क्या उसको चैलेंज कर सकते हैं क्या? इस बात को करीब 5 साल हो गए। गुंजन जी, सवाल सुन पाया? आपको किसी ने वसीयत में प्रॉपर्टी दी, अब उनका देहांत हो गया जी जी, 5 वर्ष बीत गए इसको जी। 5 वर्ष बीत गए। देखिए, लिमिटेशन की बात होती है, 5 वर्ष बीत गए हैं तो आप उसमें लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन लग जाएगा और चैलेंज तो नहीं होगा, एक अलग बात है। बट देखिए, विल आपने प्रोपाउंड कर दिया, अगर उसको नॉलेज ही नहीं है आप उसके परिवार वालों को, तो वो हो सकता है कल होके कहें कि मुझे आज जानकारी हुई है और आज से मैं इसके ऊपर एप्लीकेबल होता हूँ, तो मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, मैं चैलेंज करूंगा। तो चैलेंज तो 5 साल के बाद भी हो सकता है, बट वो लिमिटेशन को कैसे कवर कर रहे हैं वो एक अलग सवाल है। तो वो केस के कागजात देख के समझ में आता है कि वो चैलेंज अगर किया है तो किस ग्राउंड पे किया है। हाँ, लेकिन अगर आप बात करते हैं कि 5 साल के बाद चैलेंज कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट टू लिमिटेशन वो चैलेंज कर सकते हैं। वो लिमिटेशन को कैसे ओवरकम करेंगे वो एक अलग सवाल है। जी बिल्कुल गुंजन जी, अब वो बात भी पूरी कर दीजिए जिसमें डीड की रजिस्ट्री की हम बात कर रहे थे और दूसरी तरफ हमने स्टाम्प ड्यूटी की बात करी थी। जी, तो जैसा मैं बताया था, रजिस्ट्री के ऊपर की प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, मूवेबल एंड इमूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आपने रजिस्टर कराना ही कराना होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी में दो स्थितियां बनती हैं। एक तो ये कि आप रजिस्टर करा लें, दूसरी स्थिति ये होती है कि अगर आपने वो मूवेबल प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट में दे दी और उसका जो पोजीशन है, यानी जो प्रॉपर्टी है, वो आपने उसको हैंड ओवर कर दिया, तो उसको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती है। तो एक तो ये बात हो गई। रही बात दूसरी, रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्टैंप ड्यूटी की आवश्यकता होती है, तो स्टैंप ड्यूटी लगता है। स्टैंप ड्यूटी एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो वो अलग राज्य में, हर राज्य में अलग अलग लगता है, रेट्स अलग अलग हैं, और कहीं पे स्टैंप ड्यूटी और सेल डीड के रेट में फर्क नहीं है, और कहीं कहीं पे कई राज्यों में जहाँ पे गिफ्ट होता है वहाँ स्टैंप ड्यूटी का जो रेट होता है वो सेल डीड से कम होता है, और कुछ राज्यों में अगर ये स्टैंप गिफ्ट रिलेटिव्स के बीच में है तो उसकी जो रेट का जो दर है वो और भी कम हो जाता है। लेकिन एक सवाल ये भी गुंजन जी उठता है कि चूंकि गिफ्ट के मामले में संपत्ति के बदले में कोई पैसा ही नहीं लिया गया है,
तो क्या पार्टियों को वास्तव में स्टैंप शुल्क का भुगतान करना चाहिए? देखिए, दो सवाल है। मैंने कहा, अगर किसी तरह के पैसे का लेन देन नहीं हो रहा तो करना चाहिए, एक ऐसा सवाल है जो जिसके ऊपर एक अलग तरह की डिस्कशन चलेगी। करना पड़ता है वो इसलिए है क्योंकि स्टैंप ड्यूटी का रेट फिक्स है, तो आपको देना पड़ेगा। जी, गुंजन जी, तारकेश्वर जुड़े हैं बेंगलोर से हमारे साथ, जी। तो कि उनका सवाल ले लेते हैं। तारकेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, करते हैं सवाल, पूछिए। सर एक्चुअल में क्या है कि हमारे दादाजी का प्रॉपर्टी था। जी। तो दादाजी का प्रॉपर्टी हम लोग को पैदाइश नहीं था और दो बड़े बड़े भाई तक पैदा थे। जी। तो दादाजी ने क्या किया कि उन लोगों के दोनों के नाम से लिख दिए। जी। अब बड़े भाई साहब बोलते हैं कि तुम लोगों का इसमें कुछ हिस्सा नहीं होना है, नहीं मिलेगा और ना कुछ हम दे सकेंगे। जी। तो हम लोगों को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है वो? जी, गुंजन जी। तो दादाजी ने प्रॉपर्टी की विल कर दी थी। मैं बस एक जी, चीज़ समझ और बड़े भाई हिस्सा नहीं देना चाहते। हाँ नहीं, देखिए, इसमें दो बातें उठ के आएंगी। एक तो ये है कि अगर तो ये प्रूव कर पाए कि ये एचयूएफ प्रॉपर्टी थी। एचयूएफ प्रॉपर्टी मतलब दादाजी को एज एन एचयूएफ मिली थी और वो एचयूएफ की प्रॉपर्टी रह गई थी, तब तो ये हिस्सा क्लेम कर पाएंगे। जी। अन्यथा इनको हिस्सा मिल नहीं पाएगा। हाँ जी। जी, और कोई सवाल तारकेश्वर जी? चलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए गुंजन जी। हाँ जी, हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर थे। जी। तो रजिस्ट्रेशन का जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या स्टैंप ड्यूटी लगनी चाहिए, जी, जी। वो एक अलग सा सवाल है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या यूं कहें कि जो सरकार के तहत आता है, क्योंकि देना चाहिए क्योंकि पैसे का लेन देन नहीं हुआ। जी। तो पैसे के लेन देन नहीं होने की स्थिति में ट्रांसफर के ऊपर, इस तरह के ट्रांसफर के ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। जैसा कि एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है कि उन्होंने जून के महीने में रिलेटिव्स के बीच जो ट्रांसफर होता है, जहां पैसे का लेन देन नहीं होता, वहां पे स्टैंप ड्यूटी फिक्स कर दी है। उन्होंने कहा कि 5,000 प्लस 1,000 रुपए का जो एक चार्ज लगता है उनकी लगेंगे, तो 6,000 रुपए का एक रेट फिक्स कर दिया कि ये एक उनके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं 6,000 रुपए के, और इसके ऊपर आपके किसी भी तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी अगर वो रिलेटिव्स के बीच में। तो ये एक पॉलिसी का डिसीजन है जिसपे आपने कहा ये लगना नहीं चाहिए, सही बात है, किंतु उससे अगर स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है और कानून आज की तारीख में कहता है कि उस पर लगेगा तो हमें देना पड़ता है, तो ये दो अलग अलग सवाल हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जो स्टैंप ड्यूटी चुकाई जब जाएगी तो फिर पेमेंट कौन देगा, देने वाला या लेने वाला? देखिए, एक्ट तो कुछ नहीं कहता देने वाला या लेने वाला, लेकिन जैसा आपको कहा गिफ्ट है और डोनर है, जब वो डोनेट कर रहा है तो वो हर चीज अपनी तरफ से ही करेगा। तो कायदे के हिसाब से डोनर ही इसमें देता है पैसा कि उसने, क्योंकि उसने इसमें कोई कंसिडरेशन लिया नहीं, पैसे लिए नहीं। अगर आप पैसे लेते हैं स्टैंप ड्यूटी के लिए तो उसको भी कंसिडरेशन माना जा सकता है। तो वैसे तो डोनर देगा, लेकिन अगर आप कानून की बात करें, एक्ट की बात करें, तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ये स्टैंप ड्यूटी डोनर देगा या डोनी देगा, ऐसा उसमें कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन अमूमन डोनर ही देता है। बिल्कुल, अगर गिफ्ट डीड की बात करें तो ये तुरंत लागू हो जाता है, मालिक का उस संपत्ति से स्वामित्व खत्म हो जाएगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। अब ये फर्क आ जाता है। एक्चुअली गिफ्ट डीड स्पेशली फैमिली के तहत इसलिए आता है कि जब विल के अंदर भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं अपने बच्चों को या अपने परिवार के बीच में, और गिफ्ट में भी करते हैं, तो फर्क जो दोनों के बीच आता है वो ये है कि विल में जो विल एप्लीकेबल होता है वो आपके मृत्यु के बाद होता है, और फिर वो विल एप्लीकेबल होता है, उस पर स्टैंप ड्यूटी लगती है और विल के ऊपर अंतर्गत लोगों को प्रॉपर्टी मिल जाती है। गिफ्ट में वो प्रॉपर्टी तत्काल चली जाती है, और गिफ्ट इसलिए करते हैं लोग कि किसी के मृत्यु के बाद किसी तरह का आपस में परिवार में कोई रंजिश न रह जाए, तो वो अपने सामने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे जाते हैं और वो गिफ्ट हो जाती है। लेकिन जब गिफ्ट करते हैं तो राइट जो होता है वो उसी वक्त ट्रांसफर हो जाता है, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। जैसे विल में जो राइट ट्रांसफर होते हैं वो देने वाले के मृत्यु के बाद होते हैं, गिफ्ट में ऐसा नहीं होता। गिफ्ट में राइट इमीडिएटली ट्रांसफर होते हैं, और ये चीज उस गिफ्ट डीड में लिखा होता है कि राइट ट्रांसफर हो रहे हैं और तत्काल प्रभाव से हो रहे हैं और सारे राइट ट्रांसफर हो रहे हैं। जी, चलते चलते एक संक्षिप्त में आपसे सवाल जानना चाहेंगे, गिफ्ट जिसे दिया जा रहा है अगर वो माइनर है तो क्या किया जाए? हाँ, देखिए, गिफ्ट डीड में एक बड़ी आवश्यक सी चीज है एक्सेप्टेंस। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो गिफ्ट डीड इनवैलिड हो जाती है। तो गिफ्ट में अगर माइनर है तो उसका जो गार्जियन है, नेक्स्ट गार्जियन है, जो लीगल गार्जियन है, उसे उसके अंदर एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है,
और जी। दूसरी चीज ये होती है कि जब वो माइनर मेजर बनता है और अगर वो ओनरस गिफ्ट है तो वो उसको मना कर सकता है। वो कहता है कि ये गिफ्ट आप वापस ले लो। जी। बट उसके पास एक ऑप्शन होता है, जब वो अटेन करता है एज ऑफ मेजॉरिटी, जी। तो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने या नहीं एक्सेप्ट करने का, ऑनरस हो या नहीं हो, बट वो गिफ्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का उसके पास एक ऑप्शन आता है। बट जब तक वो माइनर होता है तो वो जी। एक्सेप्टेंस उसके लीगल गार्जियन के द्वारा दी जाती है, क्योंकि एक्सेप्टेंस एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है गिफ्ट के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन जी इस बेहतरीन जानकारी के लिए। आपने बहुत अच्छी तरीके से गिफ्ट डीड को हमें समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया, और हम दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि आप जब इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे तो आपके जहन में जो सवाल उठ रहे होंगे उन सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आप पूरी तरह से प्रोग्राम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप APN न्यूज़ पर जा सकते हैं सोशल मीडिया पर, और यूट्यूब के जरिए आप इस प्रोग्राम को पूरा एक बार फिर से देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।